अब एक बात और आती है कि किस तरह से जो आइडियोलॉजी है दोनों दलों की आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफर कर रही है। एक उग्र राष्ट्रवाद को लिए है और एक उदार राष्ट्रवाद को लिए हुए हैं दोनों ही राष्ट्रवादी। एक इस बात के पक्षधर हैं कि गणतंत्र होना चाहिए, और एक अब इस बात पे आ गए कि राजा की हत्या हो जानी चाहिए, राजा को मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत एक रॉब्सपियर का उदय होता हुआ हमको दिखाई देता है। रॉब्सपियर, तो इसमें एक नाम आया रॉब्सपियर का, और दूसरा ये मारा इसका प्रोनाउंसिएशन है, मारा। ये अलग अलग तरह के लोग हैं जो कि इस फ्रांस की क्रांति में हमको जैकोबिन्स और जेरंदुस के रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अंतर्गत दोनों की रणनीति सेपरेट थी। बाद में इसको मारा को भी गिलोटीन कर दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से कौन सा नेता कब कितनी जल्दी मारा जाएगा और कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब किसी को गिलोटीन कर दिया जाएगा, ये हमें कुछ अंदेशा नहीं हो सकता था। और ये रेन ऑफ टेरर है। राजा लुई की हत्या के उसके गिलोटीन करने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इसके बाद मैरी एंटोनिएट को भी कर दिया गया, उनको भी गिलोटीन कर दिया गया। और फिर रॉब्सपियर ने रेन ऑफ टेरर शुरू किया, यानी कि एक तरह से आतंक का राज्य स्थापित किया, और जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित नहीं समझ रहा था, क्योंकि इसमें सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया गया, नागरिक अधिकारों को एक तरह से स्थगित कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो कि ये रॉब्सपियर आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि टेरर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम न्याय स्थापित कर सकें, इनका कहना ये है। ये रॉब्सपियर है, ये खूब पूछा जाता है रॉब्सपियर का नाम, लगभग टाइम भी पूछा जाएगा आपसे, 5 सितंबर 93 से लेकर के 27 जुलाई 94 तक। और ये जो जैकोबिन पार्टी है उसी के सदस्य हुआ करते थे, और इन्होंने दांते हैं, रॉब्सपियर है, बाद में रॉब्सपियर इसको हेडेड करता है। और आप देख लीजिए 15,000 से ज़्यादा लोगों को तो केवल गिलोटीन किया गया, यानी इतने लोगों को तो मृत्युदंड दिया गया, और बाकी जो अदर एक्टिविटीज में मरने वाले लोगों की संख्या वी डोंट नो कितनी थी। ये जो गिलोटीन है इसको नेशनल रेजर, क्योंकि आरी होती थी एक तरह की वो, इसलिए इसको नेशनल रेजर भी कहा गया है। मैंने आपको बताया रॉब्सपियर की मैक्सिमम भूमिका थी इसमें, इसलिए बाद में रॉब्सपियर के अगेंस्ट भी एक रिएक्शन पैदा होती है। रॉब्सपियर के अगेंस्ट भी एक रिएक्शन पैदा होती है जिसको हम थर्मोडियन रिएक्शन कहते हैं, और इसके अंतर्गत इनको भी एक के बाद उनको भी मृत्युदंड दे दिया गया, यानी कि यूँ कहें कि फांसी दे दी गई, गिलोटीन कर दिया गया। अब इसके उपरांत 1795 में 5 डायरेक्टर्स का शासन आया, तो इसको कहते हैं पीरियड ऑफ एरा ऑफ डायरेक्टरीज। ये एरा ऑफ डायरेक्टरीज क्या है, इसके 3 भाग हैं, खास करके इसमें जो ये 5 लोग हैं, 5 डायरेक्टर्स हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव जो कि फ्रांस को चलाएंगे, ये 5 डायरेक्टर्स हुआ करते थे। लेजिस्लेटिव अपनी जगह पर है, इनकी जो क्वालिफिकेशन है ये अपनी जगह पर है। लोअर हाउस, अपर हाउस, ये लेजिस्लेशन तो है ही है इनके पास, साथ में इनका खास करके ये 5 लोग जो हैं, ये 5 लोग शासन को चलाएंगे। अब क्या हुआ, इस बीच पूरे यूरोप में युद्ध चल रहे थे, खास करके क्योंकि यूरोप के देश, इनके यहां राजतंत्र हुआ करता था और फ्रांस में यह राजतंत्र समाप्त हो गया था। इसलिए जो अन्य राजा और अन्य राजवंश थे वो लगातार इस चिंता में थे कि कहीं हमारे देश की जनता भी कहीं ऐसा कुछ न कर दे। इसलिए इस डायरेक्टरी के शासन के काल के दौरान लगातार युद्ध होते रहे। एक तरफ लगातार युद्ध होते रहे, शुरुआत में इन्होंने काम बहुत अच्छे किए, लेकिन धीरे धीरे इनके यहाँ पे क्या होने लगा, करप्शन होने लगा। करप्शन हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका बड़ा पुअर रहा। दूसरी बात क्या हुई कि जो राष्ट्रवाद की भावना थी, ज़्यादातर जगह में तो फ्रांस जीतता चला गया, क्योंकि ये वही पीरियड है 96 में नेपोलियन ने इटली का अभियान किया।
98 में नेपोलियन ने इजिप्ट का अभियान किया। देखिए सेनाएं कहां से कहां जा रही हैं। ये वही नेपोलियन है जो बाद में इंडियन रूलर्स के साथ पत्र व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब ये अपनी विचारधारा को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं। अंग्रेज इस वक्त बड़े घबराए हुए हैं कि फ्रांस की क्रांति के ये जो विचार हैं ये अगर हमारी कॉलोनीज में चले गए तो ये हमारे खिलाफ खतरा हो जाएगा। ये नेपोलियन बोनापार्ट इसी वक्त सत्ता में आया, इन्हीं के अगेंस्ट आया और ये उस समय इजिप्ट के अभियान में था। और इस अभियान के दौरान जब ये फ्रांस पहुंचा तो इसका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मैं सही समय पर आया हूं, अब नाशपाती पक चुके हैं, यानी सत्ता को छीनने का समय आ चुका है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक सामान्य चार्ट है, मेरे ख्याल से ये विजिबल प्रॉपरली नहीं है। ये नेपोलियन है और नेपोलियन के अंतर्गत हम इसको एक सेपरेट लेक्चर के रूप में करेंगे। एक बार वापस मैं इसको रिवाइज कर लूं और आप एक बार ज़रा देखिएगा इसको वन बाय वन कि किस तरह से हमने फ्रांस की क्रांति की बात की है। पहले मैंने बताया आपको वन बाय वन, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूं इसको। फ्रांस की क्रांति 3 तरह की क्रांतियां हैं। 1789 की क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति। 1830 की क्रांति, इसमें भी जो राष्ट्रीय क्रांति है ये भी, और इसी के अंतर्गत इसी काल में यूरोप में पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1920 से लेकर के 1929 के बीच में, और ग्रीस एक राष्ट्रीय आधार पर एक नया राष्ट्र बना। 1848 में फिर क्रांति होती है फ्रांस में, और इसके अलावा अन्य क्रांतियां होती हैं। तो बर्लिन में क्रांति हुई, रोम में क्रांति हुई, वियना में क्रांति हुई। इसके बाद हमने बात की है कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या रहे, और इन कारणों में हमने खूब सारी चर्चाएं की। आशियारिज्म की बात की, सोशियो कल्चर पार्ट की, इसकी बात की, बौद्धिक कारणों की बात की, आर्थिक कारणों की हमने विशेष चर्चा की। तात्कालिक कारण में मैंने बताया किस तरह से स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, और लास्ट में हम लोग इसकी प्रक्रिया और चरणों की चर्चा मैंने आपसे की। अब मैं थोड़ा सा इसके प्रभाव को लेकर बात कर रहा हूं। फ्रांस की क्रांति को सार्वभौमिक क्रांति कहा गया, अर्थात इसका जो नेचर था, सामने नेचर भी लिखा है, इसका नेचर यूनिवर्सल नेचर था। इसी क्रांति के अंतर्गत एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया जिसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की जननी, राष्ट्रवाद का जो जनक है, वो आधुनिक काल में फ्रांस की क्रांति से ही शुरुआत होती है। इसीलिए फ्रांस की क्रांति में राष्ट्र का मतलब, यहां पे राष्ट्र और वाद दो शब्द समझिए। राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र वैसे हमारे यहां पर जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो प्राचीन साहित्य में भी राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन राष्ट्र का मतलब यहां पर जनता है, आम जन, ऐसा जन जो अपने आप में हमको महसूस करता हो। यहां पे इस राष्ट्र का जो मीनिंग है, कौन लोग राष्ट्र होंगे, इसके पीछे 3 कंसेप्ट दिए गए। नंबर 1, जिनका धर्म एक हो। फ्रांस में धर्म क्या था? कैथोलिक। धर्म क्या था? कैथोलिक। और जिनका भाषा एक हो। भाषा कौन सी है? फ्रेंच। जिनकी कम्युनिटी एक हो तो फ्रेंच कम्युनिटी, बाकी के साथ युद्ध करेंगे। तो ये 3 बातें हैं जो कि राष्ट्रवाद का इनके यहां पे आधार बनती हैं, और यही राष्ट्रवाद में यूरोप में सब जगह फैलता चला गया, और नेपोलियन के माध्यम से ये यूरोप के बहुत से भागों में फैला। इसी कारण से ये जितनी क्रांतियां मैंने आपको बताई हैं, बर्लिन की क्रांति, रोम की क्रांति, वियना की क्रांति, और दुनिया में जहां जहां आपको क्रांतियां दिखाई देती हैं राष्ट्रवाद के आधार पर, वो सब फ्रांस की क्रांति से ही उनकी शुरुआत होती है। तो एक बात ये आई, एक फ्रांस की क्रांति के फलों की मैं बात कर रहा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है, सर्फडम को समाप्त करना, फ्यूडलिज्म को समाप्त करना, ये फ्रांस की क्रांति के तीनों सिद्धांत हैं। ये न केवल यहां फैले बल्कि यूरोप में फैले और उसके बाद पूरी दुनिया में फैले। मैं आपको शुरू में एग्जांपल दे चुका हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, ये तीनों शब्द आते हैं। सबसे पहली लाइन, हम भारत के लोग, और उसका एक एक शब्द आगे जो आएगा, इस संविधान को
हम अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। और इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उसमें संविधान की प्रस्तावना में ये दो ही बातें लिखी गई हैं। पहले भारत कैसा होगा, तो 5 प्रकार का भारत होगा। संप्रभुता संपन्न होगा, सोशलिस्ट होगा, यहीं से शब्द आया है। सेक्युलर होगा, यहीं से शब्द आया है। डेमोक्रेटिक होगा एंड रिपब्लिक होगा। ये 5 प्रकार से 5 विशेषताएं भारत की होंगी। जनता के लिए क्या करेंगे? सबको स्वतंत्रता दी जाए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। समानता, 3 प्रकार की समानता। और बंधुत्व, इनके बीच में एक बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए हम इस संविधान को बनाते हैं और इसे आत्मार्पित करते हैं। यह विचार हमारी संविधान सभा का है, लेकिन आधार कहां का है? रूसो, फ्रांस। तो इस प्रकार से हम पूरी दुनिया के संविधानों की बात करते हैं। जापान में लिखित संविधान किया गया, अमेरिका में लिखित संविधान हुआ। जैसे जैसे दुनिया के और देश आज़ाद होते चले गए, 1945 के बाद कुछ देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुए, कुछ देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुए, जब आज़ाद होते चले गए तो उनके यहाँ भी संविधान सभा बनी और उनके यहाँ फ्रांस पढ़ा गया। ये फ्रांस के चिंतक पढ़े गए। आप कभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स पढ़िएगा, सुनिएगा, वो कोट करेंगे सीधे रूसो को, वो कोट करेंगे वॉल्टेयर को। नेपोलियन ने एक बात कही थी। नेपोलियन का जो नेपोलियन कोड था, उस कोड में उसने एक बात कही है। वो बात यह है, मैं 300 युद्ध लड़ा, लेकिन मैं अपनी 300 विजयों के लिए नहीं जाना जाऊंगा, मैं मेरे कोड के कारण से जाना जाऊंगा। फ्रांस की क्रांति के जितने फल थे वो संवैधानिक रूप से उसने एक कमेटी बना करके फॉर्म किया और उस नागरिक संहिता को, उस कानून की संहिता को उसने नेपोलियन कोड नाम दिया। और इस नेपोलियन कोड का प्रसार उसने जगह जगह करवाया। दुनिया के देशों के संविधान बनने की प्रक्रिया में नेपोलियन कोड भी पढ़ा गया। तो ये रहा इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। इसका एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी आता है, क्योंकि इसने फ्रांस में समाजवाद को समाप्त कर दिया, फ्रांस में सामंतवाद को समाप्त कर दिया, सर्फडम को समाप्त कर दिया। सामंतवाद है फ्यूडलिज्म, सर्फडम है कृषि दासत्व की प्रणाली। 3 स्टेज का समाज था और समाज के पास विशेषाधिकार थे। ये सारे विशेषाधिकार बंद कर दिए गए और यह भावना न केवल फ्रांस में बल्कि फ्रांस के बाहर भी फैली। तो समाज में जो प्रिविलेज क्लास का सिस्टम था, वो सिस्टम फ्रांस की क्रांति ने उस पर अटैक किया। तो सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया। अब आर्थिक की बात मैंने आपसे पहले आर्थिक की बात यहां पर की थी। आर्थिक की बात मैंने की थी कि ये जो फिजियोक्रेट्स थे, इन्होंने उन्मुक्त व्यापार और उन्मुक्त चिंतन की बात की, वाणिज्यवाद का इन्होंने विरोध किया। और यह विचारधारा इन फिजियोक्रेट्स के माध्यम से न केवल फ्रांस में आई, अपितु ये भी पूरे यूरोप में और पूरे विश्व के देशों में गई है। इसलिए फ्रांस की क्रांति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सभी भागों को, जीवन के सभी स्पेयर, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सभी भागों को इसने प्रभावित किया है। एक शब्द और आता है, समाजवाद। फ्रांस की क्रांति से ही समाजवाद का विकास हुआ है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वामपंथ, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। भारत में जब हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के राजनीतिक दल आते हैं, एक को हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, एक को हम समाजवादी पार्टी कहते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम वामपंथ कहते हैं। क्रांति के दौरान जब 92 तक राजा था, तो राजा के जो लोग बाईं तरफ बैठते थे वो लोग वामपंथी कहलाए। ये वो लोग थे जो व्यवस्था में, समाज में परिवर्तन चाहते थे। तो जो बाईं तरफ बैठे वो वामपंथी कहलाए और जो दाहिनी तरफ बैठे वो दक्षिणपंथी कहलाए। जो दक्षिण की तरफ बैठे हैं वो परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो बाईं तरफ बैठे हैं वो परिवर्तन चाहते थे। इसलिए इस वामपंथ की विचारधारा का विकास फ्रांस की क्रांति से ही हुआ। उसके बाद बहुत से नाम आते हैं, चाहे हम फ्यूरर की बात करें, चाहे हम सेंट साइमन की बात करें, बहुत से सामाजिक चिंतक हैं
ये चिंतक उभर कर सामने आते हैं और एक नई धारा का विकास हुआ। लेकिन ये वाला समाजवाद आदर्श समाजवाद था। ये इस बात पर बल देते हैं समाजवादी कि समाज में किसी प्रकार का शोषण ना हो, समाज में किसी प्रकार का शोषण ना हो और समाज में किसी प्रकार का विभेद ना हो। ये वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं, ये शोषण मुक्त समाज की बात करते हैं। लेकिन ये आदर्शवाद रहा। क्रांति से लेकर के 1848 तक इनकी बातें तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब व्यवहारिक धरातल पर उतारा जाता था तो ये बात फेल हो जाती थी। इन लोगों ने कई तरह के प्रयोग किए। समाजवाद में एक सेपरेट चैप्टर बताऊंगा इसके बारे में। इसलिए 1848 में मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी। उसने बोला ऐसे समानता नहीं आएगी, इसलिए हिंसा के द्वारा समाजवाद की स्थापना की जाए। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, डायलेक्टिसिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अर्थ के आधार पर सब कुछ होता है, ये सारी इस समाजवाद की देन है। इस तरह से जो फ्रांस की क्रांति है, ये फ्रांस की क्रांति हमें बहुत तरह से नए नए परिप्रेक्ष्य की तरफ ले जाती है। तो इसकी प्रकृति और इसका प्रभाव दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये 5 बिंदु। अब एक बात और कि जैसे हम देख रहे हैं कि 1870-71 में इटली राष्ट्र बना, जर्मनी राष्ट्र बना और इन लोगों ने आर्थिक राष्ट्रवाद पर बल दिया। जब हम दुनिया के किसी भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, 19वीं शताब्दी दरअसल राष्ट्रवाद की शताब्दी रही। दुनिया में सभी जगह राष्ट्रवादी विचारधारा पनपने लगी और इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ साथ बहुत जगह राष्ट्रवादी पार्टियां डेवलप हुई। देखिए भारत में भी आईएनसी बनी, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब समाजवादी विचारधारा आई तो दुनिया में सब जगह समाजवादी पार्टियां भी बनी, यूरोप में बनी। और रूस में जो समाजवादी पार्टी बनी उसने बाद में रूस की क्रांति को जन्म दिया। चीन में जो समाजवादी पार्टी बनी उसने चीन की माओवादी क्रांति को जन्म दिया। वियतनाम में जो समाजवादी पार्टी बनी उसने वियतनाम की समाजवादी राज्य को जन्म दिया। इस प्रकार से हमारे पास ये इस फ्रांस की क्रांति मूल जड़ है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हालांकि उन क्षेत्रों की जिस एरिया में हम जाते हैं उस एरिया की जो उनकी खुद की परिस्थितियां हैं, उनका रोल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रवाद के अंतर्गत हमें इतनी तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टराइजेशन, पूरा जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क जहां से मैंने शुरुआत की थी कि फ्रांस की जो क्रांति है, उससे पहले मैंने आपसे फ्रांस की बात की थी कि फ्रांस किस तरह से, अगर फ्रांस को छींक आती है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है। अब लग रहा है कि यूरोप से ज्यादा हो गया है। तो ये जो कंसेप्ट है ये इस बात को सिद्ध करता है कि फ्रांस अपने आप में इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन फ्रांस इंग्लैंड की तरह पावरफुल नहीं रहा। दुनिया में 2 महाशक्तियां उस काल में थी, 18वीं 19वीं शताब्दी में, इंग्लैंड और फ्रांस। अभी अमेरिका नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ऊपर रहा, फ्रांस सेकेंडरी रहा। तो ये सारी बातें आती हैं कि किस तरह से आज जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति को पढ़ने के नजरिए, उसकी जो हिस्टोग्राफी है, फ्रांस की क्रांति की हिस्टोग्राफी, उसके संदर्भ में हम बहुत तरह की बात करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आजकल पीपल्स ओरिएंटेशन शुरू हो गया है। पीपल्स ओरिएंटेशन का मतलब है आम जनता का इतिहास, आम जनता कैसे इतिहास में इन्वॉल्व है, उसकी बात की जाए। तो इस प्रकार से हम इन सारे परिप्रेक्ष्यों को लेते हैं। क्रांति के 3 भाग आ गए, और ये मैंने आपसे स्टेट जर्नल की चर्चा की थी, ये मैंने प्रबुद्धवादियों की चर्चा की, और दैट्स ऑल। थैंक यू।